हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने बोर्ड्स के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आपको मदद करने की कड़ी में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सॉल्यूशंस लेके आए हैं, जहां पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी समझने में ज्यादा फायदा होगा। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 4 का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। इससे पहले के चैप्टर के अगर आपको देखने हैं वीडियोस, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां पर केवल इसी के वीडियो के लिंक नहीं है, वन शॉट वगैरह के भी लिंक होंगे, जो आप ठीक समझे या आपके लिए जरूरत हो तो आप उसको जरूर देखिए। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज बात कर रहे हैं चैप्टर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कई बच्चों का रहता है, सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका उनको पीडीएफ मिल जाए तो काम आसान हो जाता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं नोट्स बनाने में बार बार वीडियो देखना आसान नहीं होता। तो आप पीडीएफ मिल जाएगी। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर सारे अपडेट्स में देता रहता हूं आपको। और आपके लिए प्योर गोल्ड एक सीरीज बनाई है मैंने। ये चैप्टर 4 ही मैंने दिखाया, क्योंकि चैप्टर 4 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ प्योर गोल्ड सीरीज। ये प्योर गोल्ड क्यों है? क्योंकि इसमें कम समय में कम पार्ट्स में पूरी चीज पढ़ाई गई है विद शानदार एक्सप्लेनेशन। तो ये जैसे 1/5 लिखा है, तो उसका मतलब है टोटल इसके 5 पार्ट हैं, उनमें से ये पहला पार्ट है। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए बेटा? 5। और टोटल समय लगभग 7 आवर्स है। 7 घंटे में आप पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। और क्या क्या खत्म करेंगे? सभी कॉन्सेप्ट, सब का मतलब सब, अच्छी तरीके से सभी डेरिवेशंस, जितने भी डेरिवेशंस इसके अंदर हैं, और भर भर के न्यूमेरिकल्स, मैनी न्यूमेरिकल्स, यानी एक चुस्त दुरुस्त शानदार आपके लिए सीरीज है प्योर गोल्ड सीरीज। इसको देख सकते हैं, अगर देखना चाहें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक को क्लिक करके देखें और अपनी नॉलेज को इनहेंस करें। आप देखें कि जो आप पढ़ रहे हैं और जो पढ़ सकते हैं इस सीरीज के तहत, उसमें कितना फर्क है। यह मेरा आपसे वादा है कि इस सीरीज को कोई भी इसका पार्ट निकाल लीजिए, इस चैप्टर का, किसी चैप्टर का, आपने जो टॉपिक किसी टीचर से पढ़ा है और यहां से उस सीरीज का वो टॉपिक पढ़िए, आपको वैल्यू एडिशन, एडिशनल चीजें, आसान एक्सप्लेनेशन मिल के रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। खैर, बात को आगे लेके चलते हैं। और यहां पर है, कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है। शाम को यहां पर लाइव क्लासेस होती हैं, जहां आप अपने डाउट पूछ सकते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट इसमें क्या मतलब है इसका, ये डेरिवेशन में ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहां पर ऐसा क्यों नहीं किया, न्यूमेरिकल्स का ये सेकंड मेथड मेरे दिमाग में आ रहा है तो ऐसा कर लें तो क्या हो जाएगा। इन सब बातों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता जाता हूं। और अच्छी बात क्या है कि पढ़ाते वक्त मैं इंपॉर्टेंट भी टिक कराता हूं, जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अपने आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं, आपको समझ में आ जाए कि इंपॉर्टेंट क्या कहां एक्स्ट्रा फोकस करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं द्रोणा बैच को। और द्रोणा बैच फिजिक्स और ये द्रोणा बैच मैथमेटिक्स है। आप इसको ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ आप अपनी शानदार पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। कैसे करेंगे? अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और द्रोणा बैच में इनरोल हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेटा अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या बोलता है? ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉइल है और उसमें ऐसे 100 टर्न्स हैं। तो मैं कुछ टर्न्स ऐसे गिना देता हूं, और एन की वैल्यू यहां क्या हो गई बेटा? 100 टर्न्स। ईच ऑफ रेडियस, इन सबका जो रेडियस है वो दे रखा है R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। इसमें मान लीजिए जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर ऑफ द लूप पर मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्या होगा, हमको यह बताना है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, इस लूप का क्या फॉर्मूला होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। सीधे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर ले लेंगे हम लोग।
तो यहां पर देखिए म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन है 100, करंट है 0.4 बेटा जी, 2 और ये है 8 सेंटीमीटर यानी 0.08 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा यानी 3.1 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला आएगा। और इस तरह से बहुत ही आसान सवाल है जो आप इसको कर पाएंगे। मैं हट जाता हूं, कई बच्चे स्क्रीन को पॉज करते हैं और नोट डाउन करते हैं, तो आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। तो चलिए सेकंड सवाल पे चलते हैं। नोट कर लिया होगा, स्मार्ट हैं आप। तो नंबर 2 क्वेश्चन को लेते हैं। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। एक वायर है, ऐसे बना लेते हैं, स्ट्रेट वायर है, करंट आई जा रही है, और लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग। जब भी लॉन्ग लिख दें तो समझ जाइए इनफाइनाइटली लॉन्ग का जिक्र हो रहा है, और 35 एम्पियर की इसमें करंट है, काफी ज्यादा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। यहां से 20 सेंटीमीटर दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां भी अगेन फॉर्मूला क्या होता है, आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। दिस इज द फॉर्मूला कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जहां पे R डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दीजिए। म्यू नॉट का मतलब है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और करंट हो गई साहब 35 एम्पियर। अब देखिए जब भी 35 दिखे ना, इसको पाई को 22/7 ले लेना, 7 5 से 35 कट जाता है आराम से, वरना 3.14, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर यहां तो पाई कट ही जा रहा है। इंटू आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर तो 0.20, ये पाई से पाई, 2 से 2 कट गया, और इस तरह इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। यहां पर एम्पियर मतलब ऐसे ही लिख देना ठीक रहेगा। तो ये आपको यहां पर मिल गया क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इस लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से 20 सेंटीमीटर दूर। आइए इसको नोट कीजिए। अगला सवाल झट से करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत प्रेम से आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन में बेटा। लिखा ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब कोई वायर है हॉरिजॉन्टल में, बनाऊंगा तो वर्टिकल क्योंकि बना दूंगा, चलो इस तरह से हॉरिजॉन्टल ये वायर है। आगे देखते हैं क्या है। कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर नॉर्थ से साउथ, डायरेक्शन का मामला है, इसलिए आप डायरेक्शन पहले बना लीजिए। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा आपका ईस्ट, उल्टा बना गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो करंट का डायरेक्शन किधर है बेटा, ऐसे मैंने 2 एरो लगा दिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। इसके इस तरफ समझ लीजिए, यहां कहीं इससे 2.5 मीटर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है। तो इसको मैं हटाता हूं, और बहुत आसानी से आप कैलकुलेट, फॉर्मूला तो आप जानते ही थे, लॉन्ग वायर की वजह से अभी इस्तेमाल किया है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I है 50 एम्पियर, ये रहा 2 पाई, और R कितना है बेटा 2.5 मीटर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 2 पाई से कट के 2 आ गया, वगैरह वगैरह सॉल्व करने के बाद, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ये आपका मैग्नीट्यूड है। अब रही डायरेक्शन की बात, तो ये डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में करंट है, देखिए ऐसे, ये अगर वायर है तो ये डायरेक्शन आप लगाया है करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा रख दीजिए इस डायरेक्शन में और ऐसे मोड़िए उंगली, तो क्या दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ध्यान से, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में राइट हैंड का अंगूठा, और ऐसे मोड़ते हो आप डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो ये किस डायरेक्शन में करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। ये अगर हॉरिजॉन्टल है, इसमें तो फिगर ऐसे बनाई है, अगर ये वायर हॉरिजॉन्टल होगा और इस डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B will act in the vertically upward direction, or at the point 2.5 meter east of the wire। इस तरीके से बात पूरी कंप्लीट की जा सकती है और इसको इसी तरह पूरी तरीके से समझने की आवश्यकता है। जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं वो आप अच्छे से करिएगा, बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। मैं हटता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आप इसको नोट कर पाए होंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन, ओवरहेड मतलब खंभों पर जो लाइन जाती है ओवरहेड होगी, हॉरिजॉन्टल भी है वो। आपके शहर में भी खंभे लगे होंगे जिस पे लाइनें जा रही होंगी। हिंदुस्तान में अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है कि कौन सा शहर है जहां पर अंडरग्राउंड लाइनिंग हुई है। हो सकता है कोई हो, मेरी जानकारी में ना हो, लेकिन अधिकतर शहरों में आप देखेंगे खंभा लगा के ही वायर गया हुआ है। तो ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अगेन कहानी वही हो गई डायरेक्शन वाली। जब भी डायरेक्शन का मामला आए आप तुरंत डायरेक्शन बना लीजिएगा। तो करंट की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट और ऊपर है हॉरिजॉन्टल, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। What is the magnitude and direction of magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line? ये लाइन ऊपर खंबे की जा रही है ऐसे, इसके बिलो में बताना है। तो बिलो में तो ये बना ना पाएंगे, लेकिन सीधे फिगर इस्तेमाल की जा सकती है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई है 90 एम्पियर और ये रहा 2 पाई, और आर कितना है बेटा 1.5 मीटर। ये 2 इधर आ गया, काट पीट डालो, वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये तो रहा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए अगर इसके नीचे का सोचें तो किस डायरेक्शन, ये अंगूठा राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड का अंगूठा इसी करंट की डायरेक्शन में और ये सर के ऊपर है ऐसे। देखिए कैमरे से बाहर तो नहीं चले गए ये इस डायरेक्शन में, ये देखिए किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ के डायरेक्शन में है। देखिए ये अपने सर के ऊपर सोचिए तो समझ पाएंगे, समझ गए होंगे। तो लिख देते हैं अप्लाइंग, कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन of magnetic field will be towards south at a point below the power या हॉरिजॉन्टल पावर लाइन। ये इसका डायरेक्शन हो गया। इस तरह से पूरी बात कंप्लीट की जाएगी। तो आप इसको नोट कीजिए। अगला सवाल करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये रहा आपका 4.4 सवाल, आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of a uniform magnetic field 0.515 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लेते हैं। जो वायर है जिसमें आपकी करंट जा रही है
वो करंट की वैल्यू है 8 एम्पियर, और ये जो एंगल है 30 है, शायद 30 डिग्री है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.515 टेस्ला। बहुत ही सरल तरीके से लगा देते हैं। फोर्स ऑन द वायर क्या रहता है, आई बी एल साइन थीटा। अब क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है तो F अपॉन एल हो जाएगा, यही इसका मतलब है। तो ये क्या रहा, आई बी साइन थीटा। वैल्यू लगा दो, आई है 8 एम्पियर की करंट, बी है 0.15, और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, जो की वैल्यू होती है हाफ। ये हम और आप सब जानते हैं, 4 आ जाएगा, 15 चौके 60 आ जाएगा, 0.6 न्यूटन पर मीटर। ये आपका आंसर हो गया, देखिए बहुत ही आसानी से। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, यानी कि यूनिट का मतलब मीटर में नपाई कर रहे हैं, तो 1 मीटर पर कितना फोर्स है इसका जिक्र यहां पर हो रहा है। ठीक, एफ होता है ये टोटल फोर्स ऑन दी वायर, स्मॉल एफ, एफ बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगली जो कि छठा नंबर सवाल है उसको करेंगे, नोट कर चुके होंगे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेस। ये एक सोलेनॉइड, आपको पिक्चर बना के दिखाता हूं। ये कोई सोलेनॉइड मैंने ले लिया है, बड़ा सा बनाया है, और यहां पर इसकी ये एक्सेस है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने वायर को ऐसे खड़ा कर दिया। दिस इज अ वायर, ऐसे समझें आप। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.27 टेस्ला है सोलेनॉइड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसी एक्सिस के इस तरीके से होता है पैरेलल। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स है। आई की वैल्यू कितनी है? जहां तक 10 एम्पियर है, लेंथ 3 सेंटीमीटर है, 0.03, मैग्नेटिक फील्ड है 0.27, और साइन के बाद ये 90 डिग्री आ गया, क्योंकि मैंने बताया था ये बी का डायरेक्शन है और इसके परपेंडिकुलर आपने रखा है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो साइन 91 होता है। कौन सी बड़ी बात है। खैर एनीवे, फिर भी प्यार से करेंगे। तो ये इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी 8.1 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन, और ये आंसर है इसका। अगर डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन ऑफ force is given by Fleming लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल से आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि बी इस तरफ जा रहा है कि इस तरफ जा रहा है, करंट किस डायरेक्शन, इधर है कि इधर है, तो ये पता नहीं है, सवाल में दिया नहीं है। तो आप केवल मेथड लिख के छोड़ देंगे कि भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लेना, जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट हो। अगर ये दिया होता तो हम लोग यहां पर निकाल के बताते किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऑन द वायर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, छठा नंबर सवाल था। 7वें नंबर सवाल की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो आइए 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यार से हैंडल करिए। क्या लिखता है आजकल बॉक्स ऑफिस में? हैंडल विथ केयर। तो जब भी पढ़ाई करें हैंडल विथ केयर, एक्साइटमेंट से करें। जैसे कि अब आपके साथ भी होता ही होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है। मुझे बड़ा मजा आता है अमेजोन वगैरह से चीजें मंगाने में, चाहे वो एक पेन ही क्यों ना हो, और उस पेन का मैं इंतजार करता हूं कि कल आने वाला है कि परसों आने। एक्साइटमेंट रहता है इतना ज्यादा, आता है तुरंत खोल के लिख के उसको लगा वगा के रख लेता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि वो चीज 10 रुपीज की है या 100 की है या 1000 की है, 10,000 की है या 1 लाख की है, उससे मेरा एक्साइटमेंट नहीं है। मेरा एक्साइटमेंट इस चीज से कि उस प्रोसेस से है कि मैंने ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस हुआ, देखिए चला कि नहीं चला, कब पहुंचा, ये जैसे ही आया तुरंत उसको इस्तेमाल करना। तो ये एक्साइटमेंट ना पढ़ाई में भी जरूरी है। प्रोसेस, ये नहीं कि आपको सवाल आ गया कि नहीं आया, आएगा तो है ही, जाएगा कहां, लेकिन
प्रोसेस, अगर आप उस प्रोसेस में एक्साइटमेंट रखेंगे और हैंडल विथ केयर करेंगे तो आपको आके ही रहेगा। क्योंकि आप ध्यान ध्यान रखिए एकदम कि जो लर्निंग है ना, जो सीखते हैं, पढ़ाई हो जीवन में कुछ भी हो, उसके लिए एक्साइटमेंट एक एक प्री रिक्विजिट है, वो होना जरूरी है। उत्साह, उत्साह के साथ कोई चीज अगर सीखेंगे तो आपको लर्निंग बहुत अच्छी और डीप होती है। और ठंडे होके सीखेंगे, मन नहीं है, अरे चलो तो भाई, अरे चलो मैं फिर, अरे चलो, मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? लर्निंग पुअर होगी या होगी नहीं। तो ये थोड़ा समझिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं बोर्ड्स की, कल को मान लीजिए जेई की प्रिपरेशन करें, नीट की करें या किसी सीयूईटी करें, कोई भी प्रिपरेशन करें, वहां पे भी एक्साइटमेंट रखिए। चैलेंज आते हैं, कभी कभी लगता है क्या हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक्साइटमेंट रहेगा तो काम बनेगा। क्योंकि आप रोज उत्साह के साथ मुस्कुरा के पॉजिटिव अप्रोच के साथ भिड़ जाएंगे। 4 चीजें नहीं होंगी तो 40 चीजें होंगी। बस 40 हो रही, 4 नहीं हो रही, तो 90% सक्सेस रेट तो ऐसा ही हो गया जिसको आप ट्राई कर रहे हैं। क्या बात है। आइए शुरू करते हैं। 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, पहले है क्या। तो 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स बना दो भाई, ए एंड बी, नामकरण भी है, ये ए और बी, ये पैरेलल वायर, करंट किस डायरेक्शन में है, कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, इसमें I1 करंट ले लो बेटा 8 एम्पियर, और इसमें मैं ले लेता हूं I2 करंट जिसमें है 5 एम्पियर। ये अभी तक की इंफॉर्मेशन के आधार पर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बेटा 4 सेंटीमीटर है। देखिए, ये न्यूमेरिकल करने का पहला रूल है कि आप एक एक स्टेटमेंट पढ़िए, उस इंफॉर्मेशन को मैं विजुलाइज कर लेता हूं, आप भी कर लेंगे, विजुलाइज करके बना लीजिएगा, न्यूमेरिकल नहीं निकलते। और तोड़ तोड़ के सवाल पढ़, एक सर्रे में पढ़ेंगे सवाल धर तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ये धीरे, और अभी मान लीजिए नहीं आता है ऐसा, तो आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी, कोशिश तो कीजिए। जैसे मैंने पढ़ा इतना, 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी, तो मैंने खट से बना दिया। अब आगे देखते हैं क्या है, तो आगे ये बना दिया, आगे ये इंफॉर्मेशन ये बना दिया, तो पिक्चर क्लियर होती जा रही है। अब एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ ए, इसके 10 ए कौन सा, ये 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर कितना फोर्स लगेगा। तो हम पहले निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर। आपको मालूम होगा कि यहां पर एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है, जितना फोर्स पर यूनिट लेंथ इस पे लग रहा है उतना ही पर यूनिट लेंथ इस पे लग रहा है, दोनों पे सेम फोर्स लगता है और डायरेक्शन सेम है, पैरेलल करंट्स हैं, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये पहले ही समझ लीजिए कि इनके बीच में कैसा फोर्स होगा, दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट और अट्रैक्टिव इन नेचर। पैरेलल करंट में अट्रैक्टिव, एंटी पैरेलल यानी इस तरह की करंट में रिपल्शन, और सेम डायरेक्शन में करंट में अट्रैक्शन। खैर बढ़िया है, तो दोनों पे सेम फोर्स है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर लिया। इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिख के याद जरूर कर लीजिएगा। बिना फॉर्मूला याद किए कई बच्चे डेराइव करते हैं एग्जामिनेशन में। देखिए, आपको आता है, आप कर सकते हैं, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जहां पर जिस चीज की जरूरत हो वही करना चाहिए। तुरंत समय बचेगा, आपको फॉर्मूला याद है, तुरंत धड़ाक से लगा के काम खत्म कीजिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, अरे मैं ड्राइव कर लेता हूं 1 मिनट में, कर तो लेते हैं, अच्छी बात है, आपको आता है, लेकिन हर जगह हर चीज करनी आवश्यक नहीं है। अब ऐसा थोड़ा किसी शादी में जाएंगे तो कपड़े पहन के जाते हैं ना, आप मम्मी से कह दीजिए अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं धड़ से पहन लूंगा, वहां धड़ से पहन लूंगी वहां। अरे भैया, वहां पहनने का मौका है क्या, ये तो देख लो कि बच्चा पड़ेगा, अरे कहीं पहन लेंगे, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो जहां पर मौका, जहां पर जो चीजें तेजी से की जा सकती हैं, अच्छी की जा सकती हैं, उस हिसाब से काम करना उचित है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग के पास जो थोड़ी बहुत, थोड़ा सा आपको, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, वो चैनलाइज हो जाए अगर सही डायरेक्शन में, तो कमाल हो जाए, और हो जाएगी अगर पॉजिटिविटी के साथ आप समझते रहेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I1 I2 का जिक्र कर लेते हैं, 8 एम्पियर 5 एम्पियर, ये देखिए 8 एम्पियर 5 एम्पियर, नीचे 2 पाई था, कोई समस्या नहीं है।
और रही आर की बात तो 4 सेंटीमीटर है, जिसे 0.04 आप लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर है। अब इसने कहा है कि 10 सेंटीमीटर का सेक्शन है, तो आप फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ये लिख दीजिए, फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। बस वो एफ की वैल्यू कितनी होगी, पर यूनिट फोर्स को 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ और 10 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ये आंसर रहा। किस डायरेक्शन में फोर्स है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, और ए पर किधर है, अट्रैक्टिव फोर्स नॉर्मल टू ए टूवर्ड्स बी, इस तरह का फोर्स है, इससे 90 डिग्री बनाते हुए टूवर्ड्स बी। और बी पे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जो पूछा है उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल 8वां नंबर सवाल है, उसको हम लोग करेंगे, तो इसको आप नोट कर लें बड़े शांति से, और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि है 4.8। एक क्लोजली वुंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स। एक सोलेनॉइड है, इस पे लेयर होती ना, एक के ऊपर एक वायर चढ़ाया हुआ है, इस तरीके से कार्यक्रम है इसका। चलिए मैं फोटो तो बना ही दूं। ऑफ 400 टर्न्स ईच, 400 टर्न्स हैं, वाइंडिंग जो है वो 5 लेयर्स हैं, 400। एक बार ऐसे 400 चले गए, दोबारा फिर 400 चले गए, फिर दोबारा ऐसे 5 बार घुमाया है। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी आर की बात करोगे तो आर इसका दिया हुआ है, इसका आधा 1.8/2, यानी जरूरत पड़ी तो 0.9 सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर लेंगे। इफ द करंट कैरीड इज 8 एम्पियर, इसके अंदर करंट कितनी है, 8 एम्पियर की। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। देखिए सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। आप जानते होंगे 100%। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, एन है टर्न डेंसिटी। एन क्या होता है, टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी अगर मीटर में काम चल रहा है तो 1 मीटर लंबाई में कितने टर्न्स हैं, और आई तो करंट हमें दे रखी, एन निकालना है मेनली। आइए देख लेते हैं एन कैसे निकलेगा। तो एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेयर। एक तो भाई जितने लेयर बनाए, 5 लेयर है तो 5 इंटू कितनी लेयर है, नंबर ऑफ लेयर्स अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। बात समझ गए होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स पर लेयर, यानी इस पे कितनी 5 लेयर हैं, और यानी एक ही जगह आपने 5 बार घुमा दिया है, तो 5 इंटू 400 का हुआ है, तो 5 इंटू 400, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 400 इंटू 5 अपॉन 0.80, ये वैल्यू आ जाएगी 2500 टर्न्स पर मीटर अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन हो गया 2500 और आई की वैल्यू हो गई 8। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह किया तो यह आ जाएगा 8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻² टेस्ला। ये आपका देखिए आंसर हो गया। कोई भी समस्या यहां दिखती नहीं है, तो इसको आप नोट कर लें। अगले सवाल की तरफ चलेंगे जो होगा 4.9।
तो आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्टिंग ऑफ 20 टर्न्स। ये स्क्वायर लूप और ये इसके ऊपर 20 टर्न हैं ऐसे ऐसे। एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। इसमें कोई करंट ले लीजिए, आई की वैल्यू 12 एम्पियर की करंट है और 20 टर्न्स हैं। 10 सेंटीमीटर की साइड ये भी लिख लो, जैसे कि पूरी बात पकड़ में आए। इस कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये वर्टिकली सस्पेंड किया है और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, ऐसे सस्पेंड कर दिया है, एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, इसका जो प्लेन होगा इस तरीके से, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसके बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। with the direction of magnetic field, uniform horizontal magnetic field, magnitude इतना। what is the magnitude of torque experienced by the coil? बहुत ही सरल सवाल। टाउ की वैल्यू होती है NIBA sin थीटा। सारी वैल्यूज पुट कर दो, कुछ भी एडिशनल जानकारी नहीं चाहिए। 20 टर्न्स हो गए, करंट है 12 एम्पियर की, मैग्नेटिक फील्ड 0.80, एरिया कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10, 0.1 इंटू 0.1, 2 बार लिख देता हूं चलो। ये एरिया हो गया और साइन 30 डिग्री। साइन 30 हाफ होती है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.96 न्यूटन मीटर आपका बेटा आंसर हो गया। इट इज सो सिंपल, कुछ भी दम नहीं है इसमें। आप इसको नोट करें। अगला सवाल करेंगे जो 10वें नंबर का सवाल है। आइए देखते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो अगला सवाल 10वां है, ये मैं वेरी इंपॉर्टेंट भी कर देता हूं, आप आ भी चुका है ये। टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। M1 के बारे में देखिए ये जानकारी है और M2 के बारे में ये जानकारी है। द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है दोनों, ऐसा लग रहा है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 M1। तो करंट सेंसिटिविटी पहला पोर्शन ए है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। करंट सेंसिटिविटी, स्पेलिंग गलत हो तो बेटा सही कर लेना। और इसकी जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो अल्फा अपॉन आई लिख दोगे, NBA अपॉन के, दोनों के लिए के सेम है तो कोई टेंशन नहीं है। अब आगे बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ कॉइल नंबर 1, करंट सेंसिटिविटी ऑफ कॉइल नंबर 2। M1 M2 लिखा, ये M1 M2 के लिए हो गया। चाहो तो यहां M1 लिख दो, मैं नहीं लिख रहा हूं, इतने समझदार हम लोग हैं। अब ये वैल्यू रखोगे तो लिखोगे N2 B2 A2 अपॉन के, दोनों के लिए के सेम है। N1 B1 A1 अपॉन के से के कट गया है तो वैल्यू क्या आ गई यहां पर? N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1। वैल्यू रख दीजिए। N2 अपॉन N1 क्या है? 42 अपॉन 30। खैर मैं पहले वैल्यू सबकी रख देता हूं। N2 इंटू B2 42, 0.50, A2 है आपका 1.8 इंटू 10 की पावर -3। फिर N2 के बाद N1 में आ जाओ 30, B1 है आपका 0.25 और एरिया 3.6 इंटू 10 की पावर -3। अब यहीं पर इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/5 विच इज इक्वल टू 1.4। तो ये देखिए एक आंसर आ गया आपका बहुत ही आराम से। अब दूसरी बात करते हैं इसके बी सेक्शन की, जहां वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात है। वोल्टेज सेंसिटिविटी
तो वोल्टेज सेंसिटिविटी देखिए क्या होता है, अल्फा अपॉन वी, और इसकी वैल्यू होती है एनबीए अपॉन के आर। तो आप देखें ना, तो ये जो आई है, इतना तो आई है इसमें से, इतना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई अप करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, कैलकुलेशन पूरा नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए इसी को वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकेंड, आई एस वन अपॉन आर वन, मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई एस वन अपॉन आर वन, और डिवाइड हो रहा है दूसरा वाला ना, तो पलट के यानी आर टू अपॉन आई एस टू, ऐसे कर दिया हमने। अब आई एस वन अपॉन आई एस टू निकाल चुके थे जो कि 7/5 था, तो ये रहा 7/5, और R2 अपॉन R1, R2 है 14 ओम और R1 है 10 ओम। ये देखिए बिल्कुल शांति से आपका काम बन गया। और ये कुछ उल्टा लिख गए हैं क्या, आई लिखा तो मेरे ख्याल से ये पूछा, तो ये सॉरी उल्टा पूछा है इन्होंने। करंट सेंसिटिविटी मेरे ख्याल से बराबर है, कोई समस्या नहीं है। M2 अपॉन M1 पूछी थी, ये मेरी आ जाएगी 5/7। M2 एंड M1 पूछी थी, फिगर मैंने उल्टी लिखी है। ये अगर आप देखें, ये तो ठीक है, यहां पर IS1 अपॉन IS2, और यहां ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी इज इक्वल टू 5/7। इसको पलटोगे जब, आई जो पूछा है इन्होंने वो हो जाएगी 7/5, 1.4। इसी तरह यहां की बात करें तो VS2 पूछा है इन्होंने, इसको हटा देता हूं मैं यहां, VS2 अपॉन VS1, M2 अपॉन M1 पूछा था बेसिकली, तो S2 के लिए IS2 अपॉन R2, और फिर आप लिखेंगे इसका उल्टा, तो R1 अपॉन IS1, IS2 अपॉन IS1 7/5 हो गया, और R1 अपॉन R2 कितना हो गया, R1 है 10 अपॉन 14, 10 अपॉन 14, तो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, यानी कि 1। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया। इसको आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा मैं इसको खिसका भी देता हूं जैसे आप समझ पाएं। तो ये देखिए नोट कीजिए पहले इतना, फिर मैं इसको शिफ्ट करता हूं। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, ये देखिए पूरी बात आपके सामने है और आप इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सवाल पूछा हो V2 अपॉन V1 या V1 अपॉन V2, उसी में आंसर दीजिएगा, क्योंकि आंसर अगर पलट के दे दिया आपने तो एग्जामिनर साहब आपके मार्क्स काट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस is maintained. An electric current is electron is shot into the field with a speed of this one, normal to the field. Explain why the path of the electron is a circle. Determine the radius of the circular orbit. देखिए इसका सर्किल पाथ क्यों होगा। एक चैम्बर में मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपका प्लेन ऑफ द पेपर से अंदर की तरफ है, इसको हटा दो, इतना ही समझना ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन भाई साहब इंटर कर रहे हैं और वो परपेंडिकुलर ये देखिए ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये ऐसे जा रहे हैं, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर हो गए ना ऐसे। अब जब परपेंडिकुलर इसके अंदर जाएंगे बेटा, यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन पहुंचे हुए हैं, तो आप इस पे लगने वाला फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स निकालिए। तो इस पे देखिए फोर्स कैसे लग जाएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, अंगूठा नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन किधर घूमेगा, इस तरफ घूमेगा, है ना, समझ पा रहे होंगे। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन ये होती है फादर मदर चाइल्ड, ये करंट इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में, ये फोर्स लगा, तो जैसे ही फोर्स लगेगा ये इधर घूमेगा, और ये फोर्स हमेशा, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, जब ये घूमा तो इस तरीके से ये फोर्स ऐसे लगता जाएगा हमेशा। यानी ये फोर्स जो लग रहा है, फोर्स इज
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो फोर्स क्या होता है, V एंड B उसके दोनों परपेंडिकुलर है। तो V देखिए, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं, जैसे जैसे V बदलेगी, लेकिन फोर्स तो यहां पे नॉर्मली है। आपको बड़ा फोटो दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं है तो करंट का विपरीत हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अगर हम मान लें तो देखिए ऐसे बनाया आपने गोला, गोला तो बहुत खराब बना ये आपने गोला बनाया, ये इलेक्ट्रॉन बाबूजी हैं, तो ये जैसे यहां पर वेलोसिटी ऐसे है, इसके नॉर्मल फोर्स लगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, इसके नॉर्मल लगा, इसलिए इसको ये मजबूर कर देता है कैसे मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि हमेशा जो फोर्स है वो इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। आप जानते ही हैं F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B लिखते हैं, फॉर्मूला भी आपको मुझसे अच्छा पता है ना। तो इस वजह से ये फोर्स सेंटीपीटल बन जाता है और इसको गोल गोल चक्कर घुमाता। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो वेलोसिटी है उसको डिस्टर्ब ये नहीं करता है, वेलोसिटी उतनी ही बनी रहेगी। वेलोसिटी का मतलब स्पीड, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन भी है उसमें, स्पीड हमेशा वही बनी रहती है। इट विल नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। आप समझ गए। अब बातचीत को थोड़ा सा और रूप देते हैं, रेडियस पता करने की बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए जो फोर्स मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड होता है, यही सेंटीपीटल फोर्स ऑफर कर रहा है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स, है ना, समझ में आई होगी बात। तो ई वी बी साइन 90 इज इक्वल टू ME स्क्वायर अपॉन आर। ये देखिए V से V हमने यहां से एक उड़ा दिया, साइन 90 होता है 1, तो R की वैल्यू हो गई MEV अपॉन EB, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 4.8 इसकी वेलोसिटी, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज, 1.6 10 की पावर माइनस 19, मैग्नेटिक फील्ड 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, यानी 4.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक बढ़िया, मतलब ऐसे सवाल आते बहुत हैं एग्जामिनेशन में, तो आप इसको कर सकते हैं। मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए, अगला सवाल करते हैं हम लोग। तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। अगला सवाल कर रहे हैं जो कि है इसका 12वां नंबर का सवाल। आइए देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब इस 12 को इन एक्सरसाइज 4.11 यानी जो अभी सवाल किया है, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी पता करनी है, इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक तो फ्रीक्वेंसी पता करनी है, फिर आपको बतानी कि ये फ्रीक्वेंसी क्या स्पीड पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर आप देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, हमको मालूम है। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन, ये फॉर्मूला जानते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं टाइम का जिक्र करूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये टाइम पीरियड वाला टाइम है एक चक्कर के लिए, तो कितना डिस्टेंस है ये, 2 पाई आर। स्पीड कितनी है, जितनी इसकी स्पीड है। इस टी की वैल्यू यहां पुट कर दो, विच इज 2 पाई आर अपॉन वी, है ना।
ये चला गया v ऊपर और ये रहा 2 पाई r नीचे, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। इसको याद कर लो, इसको मैंने समझाने के लिए लिखा है। और अब r की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो v रखा हमने, 2 पाई रखा और 1 अपॉन r की वैल्यू पीछे से पुट कर दी। ये r है, इसका उल्टा 1 अपॉन r है ना, तो eb अपॉन mev, तो eb ऊपर आ गया अपॉन mev। बात समझ पाए होंगे। इस v से v गया कट, वैल्यू क्या आ गई, eb अपॉन 2 पाई me। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स लिख दो अगर एसआई सिस्टम में है तो। और इट इज इन वेलोसिटी है ही नहीं, नो। अच्छा, ये फिगर दे रखी थी तो अभी तो हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, बी कितना है, पीछे वाले सवाल से वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो ये रहा 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये 2 पाई की वैल्यू, तो 2 इंटू 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18.18 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्स। यानी आप कह सकते हैं 18 अप्रोक्सीमेटली मेगा हर्ट्स। ये तो आपकी फिगर आ गई बेटा, इतनी वैल्यू। क्या ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर नहीं, नो। द फ्रीक्वेंसी f does not depend on the speed of electron, क्योंकि यहां पर v देखो है ही नहीं, तो जब v है ही नहीं तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर इलेक्ट्रॉन की डिपेंड ही नहीं करेगी। तो ये एक सवाल हो गया जो पीछे वाले सवाल से लिंक था। और चलते हैं, इसको नोट करिए। अब अगला सवाल करेंगे जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, नोट कर लिया होगा आपने। अगला सवाल देख लेते हैं 4.13 यानी 13वां नंबर सवाल। 2 पार्ट है। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स and radius 8 centimeter carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude this one, ये B है। The field lines make an angle of 60 degree with the normal to the coil, क्योंकि एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल से ही दिया है, चिंता ना करिए। Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning। तो काउंटर टॉर्क कितना लगाओगे, जितना कि वो डिफ्लेक्ट होना चाह रहा है उसी के बराबर काउंटर टॉर्क लगाओगे, रोक लोगे। तो काउंटर टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क वो सेम होगा किसके, मैग्नीट्यूड of deflecting torque। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू NIBA साइन थीटा। वैल्यू रख दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स थे 30, करंट की वैल्यू है 6 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, एरिया कितना है, कहां गया है, होगा जरूर, रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर यानी पाई आर स्क्वायर 3.14 और 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 64, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया 10 की पावर -4 इंटू साइन थीटा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होती है। तो इस सब को आप कैलकुलेट कर डालेंगे तो 3.1 न्यूटन मीटर आपका आंसर मिलेगा। ये आपका आंसर आ गया आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, आगे की बात देखते हैं। वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल ए वाज रिप्लेस्ड बाय ए प्लेनर कॉइल।
यहां पर देखिए क्या है, ये कौन सा सर्कुलर कॉइल था। यहां पर देखिए कहानी क्या थी, ये सर्कुलर कॉइल था, इसको आप एक प्लेन कॉइल ले लें ऐसे, और इर्रेगुलर शेप, ऐसे प्लेन कॉइल ले रहे हैं और कोई भी ऐसा शेप ले रहे हैं दैट इनक्लोजेस द सेम एरिया। इसका जो एरिया था इसका भी एरिया सेम है, इसका शेप एक अलग है, ऑल द अदर्स पर्टिकुलर आर सेम। तो क्या मेरा आंसर बदलेगा? इसका आंसर है, आंसर नहीं बदलेगा, क्योंकि हमें एरिया से मतलब होता है इस फॉर्मूले में, शेप से मतलब नहीं है। आंसर विल नॉट चेंज, आंसर विल नॉट चेंज। we required area only, shape does not matter। तो इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं, आप समझ भी गए होंगे। शेप कैसा भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको नोट कर लीजिए, तो शांति से इसको नोट करें, तो आप नोट कर पाए होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो लेक्चर्स देख के न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आने पर अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।